आरबीएससी कंप्यूटर साइंस, इसके हमने 1 से लगाकर 6 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, जो हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है 7 चैप्टर C++ के साथ ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसको शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, C++ में ऑपरेटर क्या है देखो। C++ के सभी ऑपरेटर, C लैंग्वेज के सभी ऑपरेटर C++ में वैध है। जो C के अंदर ऑपरेटर है वही C++ के अंदर है। इनके अलावा C++ में कुछ नए ऑपरेटर जोड़े गए हैं, जैसे है इंसर्शन ऑपरेटर। इसके दाईं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। ये Cout के साथ यूज में आता है, आपने देखा होगा Cout। तो इस प्रकार हम इसका यूज लेते हैं। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑपरेटर। यह कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और इसके दाईं तरफ के वेरिएबल को प्रदान करता है, यानी जो Cin है उसके साथ इसको यूज में लेते हैं Cin A। तो ये A के अंदर वैल्यू को डाल देगा। ओके, तो ये है इंसर्शन और ये हो गया एक्सप्रेशन। ये दो ऑपरेटर हो गए जो आपके C लैंग्वेज में नहीं थे, यानी ये Cout के साथ और ये Cin के साथ। उसके बाद है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट है। C++ में एक ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा है आपकी C++, इसमें क्लास का एक ब्लॉक बना हुआ है। एक वेरिएबल के नाम को अलग अलग ब्लॉक में प्रयोग कर सकते हैं। वेरिएबल का स्कोप इसकी घोषणा की जगह और ब्लॉक के अंत के बीच में होता है। एक वेरिएबल जिसकी घोषणा ब्लॉक के अंदर की गई है वह उस ब्लॉक के लिए लोकल वेरिएबल कहलाता है। अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग की है लगभग सारे प्रोग्राम ऐसे ही बनाए हैं जिसमें लोकल वेरिएबल यूज में लिया, यानी वॉइड मेन के बाद उसको मंजिला कोष्ठक के बाद आपने उसको डिक्लेयर किया है, यानी ब्लॉक के अंदर। तो वो सारे वेरिएबल कैसे हैं? लोकल वेरिएबल। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जब आप हेडर फाइल के जस्ट बाद में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रखा है जिसको आप देखोगे। देखो, हेडर फाइल के बाद में इंटीजर x ले रखा है जिसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद मेन के बाद मंजिला कोष्ठक के बाद में फिर एक और x ले रखा है जिसकी वैल्यू आपके 20 है। तो ये रीडिक्लेयर, ये लोकल वेरिएबल है। ओके, और ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल की पहचान क्या है? जो हेडर फाइलों के जस्ट बाद में डिक्लेयर होता है वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखो इनमें क्या है, दोनों x को दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और x को डिक्लेयर किया इनर ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ x को दिखाया है, यहाँ भी x को दिखाया। अब जब आप ग्लोबल वर्जन को दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज में लेना पड़ेगा, यानी कॉलन, 2 कॉलन लगाने हैं। सेमी कॉलन कौन सा होता है आपका? ये है सेमी कॉलन, और कॉलन ये कॉलन। जब आप 2 बार कीबोर्ड से कॉलन को दबाओगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का ये जो निशान है, चिन्ह है, वो आपके आ जाएगा। अब इसके आउटपुट में देखो, जो आपके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज लेके जिस x को दिखाया गया है वो अपनी वैल्यू क्या दे रहा है? 10, क्योंकि 10 जो है वैल्यू अपने x की ली थी ग्लोबल वेरिएबल के रूप में। अब दोनों वेरिएबल के नाम सेम है, x और x। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है? लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल से अलग दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब आता है न्यू ऑपरेटर। न्यू क्या करता है? जैसे प्लस, माइनस, ये सारे ऑपरेटर है ना, वैसे ही C++ के अंदर न्यू एक ऑपरेटर है। यह ऑपरेटर पर्याप्त मात्रा में डेटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है, यानी रन टाइम में मेमोरी आवंटित करने के लिए C++ के अंदर न्यू ऑपरेटर को यूज में लिया जाता है। इंटीजर पॉइंटर p बराबर न्यू इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? इंटीजर डेटा ऑब्जेक्ट को पर्याप्त मात्रा में मेमोरी प्रदान करेगा, ठीक है ना, इंटीजर प्रकार की। अब किसके द्वारा मेमोरी आवंटित की जाएगी? न्यू ऑपरेटर के द्वारा। तो जहां आपने C में देखा होगा कैलॉग, मैलॉग जो फंक्शन थे,
रन टाइम में मेमोरी आवंटित करने के लिए वैसे के वैसे यहाँ न्यू ऑपरेटर है। अब उपरोक्त स्टेटमेंट इंटीजर डेटा ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी प्रदान करेगा। उसके बाद है डिलीट ऑपरेटर। अब डिलीट क्या करेगा? यह ऑपरेटर मेमोरी को पुनः आवंटित करता है जब डेटा ऑब्जेक्ट की आगे आवश्यकता नहीं होती। इससे मुक्त की गई मेमोरी दूसरे प्रोग्रामों के लिए पुनः उपयोग में लाई जा सकती है। वहां क्या था, सी लैंग्वेज के अंदर आपने देखा था फ्री फंक्शन, कैलॉक, मेलॉक और रीलॉक के द्वारा आवंटित की गई मेमोरी को फ्री फंक्शन क्या करता था, हटा देता था, यानी उसको फ्री कर देगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वैसे जब आप काम में ले लोगे न्यू के द्वारा जिसको आपने मेमोरी आवंटित की गई है, उसका काम पूरा हो जाने के बाद डिलीट ऑपरेटर के द्वारा उस मेमोरी को फ्री किया जा सकता है। तो यहां ये जो थे, ये दोनों थे C++ के ऑपरेटर, एक को मेमोरी आवंटित करने के लिए न्यू ऑपरेटर और मेमोरी को हटाने के लिए डिलीट ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर हो गए आपके। उसके बाद है एक्सप्रेशन और उसके प्रकार, यानी कैसी कैसी समीकरणें यहां बनती है C++ के अंदर। एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर, कांस्टेंट, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कि भाषा के नियम के अनुसार व्यवस्थित होता है। अब कौन कौन सी एक्सप्रेशन हो सकती है, देखो, कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकती है, इंटीग्रल हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, पॉइंटर हो सकती है, उसके बाद रिलेशनल हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है और बिटवाइज हो सकती है। तो ये समीकरणों के आपके प्रकार है जिनका एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं। यहाँ कांस्टेंट का दे रखा है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी, नॉर्मली दे रखा है। उसके बाद इंटीग्रल के अंदर जो एक्सप्रेशन स्वतः और बाह्य टाइप कन्वर्जन के बाद इंटीजर ही परिणाम देगी, वो आपके नॉर्मल हो जाएगी इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद है फ्लोट एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन सभी तरह के टाइप कन्वर्जन के बाद फ्लोट में आपको आंसर प्रदान करेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, फ्लोट एक्सप्रेशन। उसके बाद है पॉइंटर, पॉइंटर एक्सप्रेशन का परिणाम एड्रेस वैल्यू होता है जो किसी के एड्रेस को दिया जाता है। यहाँ x एक वेरिएबल है और ptr एक पॉइंटर है, यानी जिसमें पॉइंटर का यूज होगा और पॉइंटर ही कोई एड्रेस को देगा, वो पॉइंटर एक्सप्रेशन कहलाएगी। उसके बाद है रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन बूलियन टाइप का परिणाम देते हैं जो सत्य और असत्य में हो सकता है, जैसे x लेस देन y, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद a इक्वल टू b, तो बूलियन का मतलब जो ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर दे वो बूलियन प्रकार के होते हैं, यानी रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर का जिसके अंदर यूज होगा वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। बूलियन क्यों कहेंगे, बूलियन वेरिएबल या बूलियन मान वो होते हैं जो ट्रू और फॉल्स में दिए जाते हैं। उसके बाद है लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होगा, जो एक्सप्रेशन दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ता है और बूलियन टाइप का परिणाम देता है। ये देखो लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एंड और नॉट ऑपरेटर, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है ना। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, जब रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का साथ में यूज होता है तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। यहाँ और ऑपरेटर का दे रखा है एक। उसके बाद है बिटवाइज एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन को बिट स्तर की डेटा मैनिपुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बिट्स की टेस्टिंग और शिफ्टिंग के लिए किया जाता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करने के लिए इसका यूज लेते हैं। यहां दे रखा है 3 बिट्स को बाईं तरफ शिफ्ट कर देगा और ये 1 बिट को दाईं तरफ शिफ्ट कर देगा, तो बिटवाइज हो गई ये। उसके बाद है विशेष असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या है, इसमें सबसे पहला है चेंज असाइनमेंट, a इक्वल टू b इक्वल टू 10। पहले 10 वैल्यू b को प्रदान की जाती है, उसके बाद में a को। यहाँ क्या हुआ, a b दोनों को क्या वैल्यू दे दी गई है, 10 वैल्यू। तो इस प्रकार आप इसको असाइनमेंट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद है एम्बेडेड असाइनमेंट, a इक्वल टू b इक्वल टू 20 प्लस 5। अब इसको किस में लिया है, छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो b इक्वल टू क्या हो गया 20। एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है जिसे एम्बेडेड असाइनमेंट कहा जाता है। यहाँ पर वैल्यू जो आपकी 20 है वो b को प्रदान कर दी जाती है और उसके बाद में जो आपका इसका रिजल्ट आ रहा है इस समीकरण का, वो a को दे दिया जाएगा। तो 20 के अंदर आपके 5 ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आपके आ जाएगा a का मान 25। फिर है कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है ना। यह असाइनमेंट ऑपरेटर और एक बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का संयुक्त रूप है। अब इसमें क्या होगा, देखो a इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है। इसको आप a प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है।
तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ये नॉर्मली पूछा जा सकता है, एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो शॉर्ट हैंड में इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं इस समीकरण को। फिर है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। देखो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ये टॉपिक आपने 11th क्लास में भी क्लियर किया है। ऑपरेटर का प्रेसिडेंस यानी उसकी प्रायिकता, ठीक है, और एसोसिएटिविटी का मतलब होता है साहचर्य नियम। प्रायिकता और साहचर्य नियम हिंदी में बोले तो अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में हो तब C++ भाषा में ऑपरेटर की प्राथमिकता के लिए परिभाषित नियम होते हैं। जब एक समीकरण में एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं तो जिनकी प्रायिकता ज्यादा होती है यानी प्राथमिकता ज्यादा होती है वो ऑपरेटर जो कम प्राथमिकता यानी निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले संपादित यानी पहले उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस नियम को ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कहा जाएगा। सीधी सी बात है, एक समीकरण के अंदर जब एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं तो जिनका पावर ज्यादा होता है, ठीक है, जिनकी प्रायिकता ज्यादा होती है उनको पहले हल किया जाता है, उसके बाद में निम्न प्रायिकता को हल किया जाता है। इसको बोलते हैं ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी यानी साहचर्य नियम क्या होता है। इसमें क्या होगा, जब आपके किसी समीकरण के अंदर समान प्रायिकता वाले एक से ज्यादा ऑपरेटर आते हैं, ठीक है ना, जिनका जो है प्रायिकता उच्च प्रायिकता का हो चाहे निम्न प्रायिकता का हो, दोनों की सेम है और एक ही समीकरण में आ गए तो वो फिर किस क्रम में हल होंगे, या तो वो बाएं से दाएं होंगे या दाएं से बाएं होंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो उसको कहेंगे एसोसिएटिविटी यानी साहचर्य का नियम। अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर एक समान प्रेसिडेंस के एक ही समीकरण यानी एक्सप्रेशन में होते हैं तो वे जिस ऑर्डर में संपादित होते हैं उसे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहते हैं। अब C++ में यहाँ एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस की एक लिस्ट दे रखी है इसके अंदर कि कौन से ऑपरेटर की कितनी प्रेसिडेंस है और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। जब वो एक साथ दो आ जाएंगे तो वो किस क्रम में हल होंगे, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी। थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर और कई बार पूछा जाता है, इसलिए 11th का ही टॉपिक है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ इसकी सारणी दे रखी है आपके टेबल पूरी, जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ये बाएं से दाएं, इसी प्रकार ये सारे आपके एरे वगैरह प्लस प्लस माइनस माइनस यूनरी बाइनरी ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे आपके दे रखे हैं बाएं से दाएं बाएं से दाएं। ये दे रखा है देखो दाएं से बाएं यानी पहले दाएं ऑपरेटर हल होगा उसके बाद बाएं ऑपरेटर हल होगा। अब यहाँ प्रेसिडेंस का मतलब दे रखा है ये सारे ऑपरेटर जब एक साथ आ जाएंगे तो पहले यूनरी n% हल होगा, फिर टाइप होगा, फिर साइज ऑफ होगा, फिर न्यू होगा, फिर डिलीट होगा। तो ये तो हो गई इसका प्रेसिडेंस। और एसोसिएटिविटी का मतलब ये ऑपरेटर जब एक साथ, ठीक है ना, एक समीकरण में दो बार आ गए तो वो किस क्रम में हल होंगे, पहले कौन सा होगा। तो वहां दे रखा है जैसे कोई पहले दायां होगा फिर बायां होगा। अब यहाँ देखो आप मल्टीप्लाई का दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, उसके बाद में मॉड्यूलस दे रखा है, ये है आपके बाएं से दाएं। तो यहाँ आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ जो प्रेसिडेंस है यहाँ डिवाइड से पहले किसका है, मल्टीप्लाई का, यानी ये जो आपके गुणा है ये पहले हल हो रहा है। ओके, तो यहाँ सिस्टम के अंदर ये इस प्रकार की इसका प्रेसिडेंस है अगर ये समीकरण में आते हैं तो। इसी प्रकार सारे ऑपरेटर का दे रखा है। अब यहां देखो आप ये जो शॉर्ट हैंड वाले ऑपरेटर ये है दाएं से बाएं। आपने एक बात नोट की होगी दाएं से बाएं बहुत कम है, लगभग सारे बाएं से दाएं हैं, यानी पहले बायां ऑपरेटर हल होगा जब दो एक साथ आ जाएंगे तो उसके बाद में दायां। उसके बाद आगे का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या है कंट्रोल स्ट्रक्चर? तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर, एक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर और एक है लूप स्ट्रक्चर। C++ में सभी बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं और उनको विभिन्न प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लागू किया जाता है। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट में जैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है वैसे ही संपादित किया जाता है सीक्वेंस के अंदर। ओके, आप जैसे कोडिंग करोगे निर्देशों को लिखोगे उसी सीक्वेंस में उनको कंपाइलर पढ़ेगा और उनको हल करेगा। अब है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, दो या दो से अधिक संपादन के पथ जिनमें से एक को चुना जाता है अगर शर्त पूरी होती है, जैसे इफ है, यानी जब आपके कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए दो में से किसी एक को चुनना हो तब वहां सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है इफ स्टेटमेंट। इफ में हम क्या करते हैं, दो में से किसी एक को चुनते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर पहली समीकरण आपके जो इफ के अंदर पहली एक्सप्रेशन लिखी है वो ट्रू होती है तो उसको हल करेगा,
नहीं तो ऑटोमेटिक दूसरी को हल कर देगा। उसके बाद आता है इफ एल्स। इफ एल्स में यही है, पहली समीकरण अगर आपकी सत्य है तो पहले को ले लेगा, नहीं तो दूसरी को ले लेगा। उसके बाद आता है स्विच। अब स्विच क्या है? स्विच बोले तो ये इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, दो में से किसी एक को चुनते हैं इफ एल्स के अंदर। ओके, अब स्विच में क्या है, जब आपके पास दो से ज्यादा कंडीशन होती है, उनमें से किसी एक को चुनना होता है तो स्विच का यूज किया जाता है। स्विच को भी आपने 11th क्लास में देखा है, वही स्विच है। स्विच के साथ इस कीवर्ड एक तो स्विच होता है, उसके बाद एक केस होता है, एक ब्रेक होता है, और उसके बाद एक होता है आपके डिफॉल्ट। ये चार कीवर्ड है, डिफॉल्ट, केस, ब्रेक और एक स्विच। स्विच के साथ समीकरण लगा दी जाती है। पहला केस मैच होता है तो उसको लेगा और ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अब ये ब्रेक किससे करेगा? प्रोग्राम से ब्रेक नहीं करेगा, ये आपके इस ब्लॉक से ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अगर एक भी कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिलती है तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट चलेगा और उसके बाद इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। जब आपको दो से ज्यादा कंडीशन में से किसी एक को चुनना हो तो स्विच का यूज किया जाता है। उसके बाद है लूप स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट शून्य या उससे अधिक बार संपादित होते हैं। लूप का यूज एक्चुअली कब किया जाता है? जब किसी कार्य को पूर्व निर्धारित संख्या के बराबर दोहराया जाना हो। सरल भाषा में कहें तो प्रोग्राम में दोहराव के लिए लूप का यूज लिया जाता है। ओके, अब जैसे एग्जांपल सबसे पहला दे रखा है फॉर लूप। अब फॉर लूप के तीन भाग हैं। पहला तो हो गया आपका इनिटिलाइजेशन, उसके बाद हो गया आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, और उसके बाद हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसको कहेंगे आप इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर आप लूप को आगे बढ़ा रहे हो तो इंक्रीमेंट, और लूप उल्टा चल रहा है तो डिक्रीमेंट। तो ये लूप इस प्रकार फॉर का चलेगा। इसके तीन भाग है और सेमीकोलन के द्वारा तीनों को अलग किया जाता है। जो फॉर लूप है, आपने देखा होगा लूप जब भी लगाते हैं तो उसके अंत में सेमीकोलन से उसको बंद नहीं किया जाता है, उसको समाप्त नहीं किया जाता है। फिर है व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल लूप के अंदर के स्टेटमेंट जब तक कंडीशन सत्य है तब तक निष्पादित होता है। इसे प्री टेस्ट कंडीशन लूप भी कहा जाता है। यानी व्हाइल के अंदर कंडीशन की जांच पहले की जाती है, उसके बाद में स्टेटमेंट को संपादित किया जाता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो व्हाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। तो व्हाइल एक कीवर्ड है, इसके साथ कंडीशन दे दी जाती है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा जाता है। अब व्हाइल लूप को क्या कहते हैं? प्री टेस्ट कंडीशन लूप भी कहते हैं। यानी इसको एंट्री कंट्रोल भी लूप भी एक इसका नाम है। जब लूप में एंट्री होगी तभी इसकी जांच होगी, तो इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। उसके बाद है डू व्हाइल। अब डू व्हाइल लूप को पोस्ट टेस्ट कंडीशन लूप कहा जाता है। यह लूप कम से कम एक बार तो निष्पादित होता है। कहने का अर्थ है कि यहां कंडीशन की जांच कब की जाती है? अंत में की जाती है। डू स्टेटमेंट, उसके बाद अंत में व्हाइल के साथ कंडीशन लगी हुई है, तो आपका लूप यहां से एक बार चल के नीचे आएगा तब कंडीशन की जांच करेगा। तो आपकी कंडीशन फॉल्स होने पर भी डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार अवश्य ही चलता है। अब इसका नाम इन्होंने क्या दिया है? पोस्ट टेस्ट कंडीशन लूप। एक और इसका नाम है एग्जिट कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं। जब बाहर आते हैं लूप से उस समय ये लूप की जांच करता है। तो यहाँ लूप कितने प्रकार के हो गए आपके? तीन प्रकार के, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये तीनों लूप आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, वो कि वो यूं की C++ में यूज में आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ अपना जो 7 नंबर चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब 7 नंबर चैप्टर के जो टॉपिक थे थ्योरी के वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, लूपिंग वगैरह, कैसी कैसी आपके एक्सप्रेशन है, समीकरण है, तो ये सारे टॉपिक अपने क्लियर हो गए C++ के अंदर। तो आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके जो सुझाव हैं, आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेटा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक्स।